दिल्ली एनसीआर के हाई राइज बिल्डिंग्स कितने तैयार हैं बड़े फायर इंसिडेंट के लिए, क्योंकि स्पेन के वेलेंसिया शहर की आग ने दुनिया को हैरान कर दिया है। और अब इस बात पर सवाल उठने लगे हैं कि कितनी तैयारी दिल्ली एनसीआर में या फिर देश के तमाम बड़े शहरों में ऐसे आग से निपटने की होती है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए दिल्ली फायर सर्विस के डीजी अतुल गर्ग सर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है सर कि दिल्ली एनसीआर बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है, बहुत सारे बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं। कितनी तैयारी वहां पर होती है आमतौर पर, अगर आप लोग देखते हैं और फायर इंसिडेंट्स से रिलेटेड अगर बात करें? देखिए, मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जो बिल्डिंग फायर डिपार्टमेंट ने क्लियर की हुई है, मीन्स जिसके प्लान भी हमने देखे थे, उनमें आज भी फायर के इंसिडेंट बहुत कम है। पिछले 15 साल में ये एक पहली कॉल परसों जो हुई है द्वारका में हुई है, वो भी, और उसमें जिसमें 2 लोग कूद गए थे, डेथ हो गई, तो वो इस वजह से हुई थी कि उनके जो हस्बैंड बताए जा रहे हैं वो दरवाज़ा बाहर से बंद कर गए थे और इसलिए वो लोग निकल नहीं पाए। इन जनरल दिल्ली फायर सर्विस पूरी सक्षम है, और हम लोग जो ड्राइंग हमारे पास आती है हाई राइज बिल्डिंग की, जो हाई राइज बिल्डिंग 15 मीटर से ऊपर होती है, उसको हम काफ़ी डिटेल में, हमारी एक पूरी टीम है फायर प्रिवेंशन विंग, उसको स्टडी करता है और उसमें सीढ़ियाँ, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट सजेस्ट करता है कि कहाँ कहाँ लगाएं, जिससे इन केस ऑफ इमरजेंसी में आदमी हमारा बाहर निकल जाए। हमारा पहला प्रायोरिटी हमेशा ये होता है कि अगर आगे तो जान बचनी चाहिए, प्रॉपर्टी को हम उसके बाद लेते हैं। दिल्ली फायर सर्विस अपने में काफ़ी सक्षम है, हमारे पास पूरे मॉडर्न इक्विपमेंट हैं। आपको पता होगा कोविड पीरियड के टाइम में हमने 2 स्नेक आर्म, जिनको कहते हैं आर्टिकुलेटेड आर्म भी कहते हैं, वो खरीदी थी। हाई राइज बिल्डिंग को फाइट करने के लिए जो है वो भी अरेंजमेंट किए गए थे। अभी हम लोग ऑलरेडी इन द प्रोसेस है 90 मीटर जो मीटर हाइट तक की जो स्नॉर्कल हम उसको कहते हैं, ब्रांटो भी कहते हैं, वो भी हम लोग खरीद रहे हैं। तो अगर आप देखा जाए मोटा मोटा जो है हमारा जो फायर से दिल्ली फायर सर्विस का जो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट है वो भी बहुत अच्छे हैं, और जो बिल्डिंगें अप्रूव की गई वो भी बहुत अच्छी हैं। सर एक बार मैं आपको ये चाहूँगा कि वीडियो आप देखें, और इसमें जिस तरीके की बिल्डिंग है, ये 14 फ्लोर की बिल्डिंग बताई जा रही है। और 14 फ्लोर की बिल्डिंग में जब इस तरह की आग लगती है, तो इस तरह के बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं दिल्ली में। अगर ये ऊपरी हिस्से से रेस्क्यू कराना चाहे तो क्या हमारे पास इस तरह के लिफ्ट सिस्टम है, या फिर किस तरीके से हम ऊपरी हिस्सों से, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ सामने आई है कि लोग बिल्डिंगों से कूद रहे हैं और नीचे कोई रबर मैट है उस पर कूद कर जान बचाने की कोशिश करें, ये कितना इफेक्टिव तरीका है? देखिए, ये जो रबड़ मैट पे जो कूदते हैं ना, ये बहुत इफेक्टिव मेथड नहीं है, क्योंकि एक तो इतनी ऊंची हाइट से कूदने में आदमी को खुद में डर लगता है, दूसरा हवा का स्विंग भी होता है। आप मैट के ऊपर गिरेंगे नहीं गिरेंगे ये पता नहीं, आप जब कूद रहे हैं, और आप कितने मैट बिछाएंगे। देखिए, अगर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं, चारों तरफ आपको मैट बिछा, तो ये एक बहुत इफेक्टिव मेज़र नहीं है। होता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको एडवोकेट करते हैं कि होना चाहिए, पर दिल्ली फायर सर्विस और इंडिया में कहीं इसको यूज़ नहीं करता है। कोई भी हाई राइज बिल्डिंग की जो फायर है ना, वो इंटरनल सिस्टम से बुझाई जाती है। अगर उस बिल्डिंग के इंटरनल सिस्टम का मतलब है स्प्रिंकलर, हाइडेंट, उसके रास्ते खुले हुए हैं, जीने में कोई अड़चन नहीं है, वायरिंग उसकी ठीक है, आप समय समय पे इलेक्ट्रिक वायरिंग का चेक करते हैं, तो अगर आग लग भी गई तो आप बच सकते हैं, जान बचाई जा सकती है। इसको फायर को आपने मेरे को दिखाया, ये वाकई सोचने वाला है कि पूरी बिल्डिंग में कैसे आग लग सकती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल इस फायर पे उठ रहा है कि आग, देखिए, कभी भी लगती है तो आग की टेंडेंसी होती है ऊपर जाएगा। मान लीजिए अगर 3rd फ्लोर पे आग लगी तो 4th 5th हो सकता है नीचे के बचेगा, इसमें मेरे को पूरी बिल्डिंग में आग दिख रही है। तो ये एक्चुअली जांच का विषय है कि ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, हम मेरे 30 साल के कैरियर में, कि बिल्डिंग में आग लगे वो ऊपर नीचे पूरी बिल्डिंग में फैल जाए। ये बहुत नामुमकिन सा एक क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का भी इस्तेमाल होता है लोगों को अगर ऊंचाई से रेस्क्यू करना है। हमारे पास कितने हाइट तक का जो लिफ्ट सिस्टम है वो? देखिए, अभी तक हमारे पास 70 मीटर तक का हाइट का हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, और 90 मीटर का मैंने बताया हमारा प्रोसेस में है। इस साल हमें लगता है कि वो हमारा वो भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है ये ऑर्डर पे बनता है। तो जब हमारा ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, विच इज़ इन द फाइनल स्टेज, और उसके बाद करीब 1 साल लगता है, तो हमारे पास 90 मीटर का आ जाएगा। 70 मीटर के, 40 मीटर के, 30 मीटर के हमारे पास समुचित मात्रा में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है। क्या फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑडिट भी टाइम टू टाइम कराते रहते हैं इन हाई राइज बिल्डिंग्स की, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, और उनके क्लियरेंस के बिना उनको फिर आगे पेनलाइज किया जाए, इस तरह कुछ? ये मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा हमारा, अगर आप कहें इसको, पब्लिक अवेयरनेस की कमी है। जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, जैसे जो ये परसों आग लगी उसमें भी फायर फाइटिंग सिस्टम चल नहीं रहे थे, तो लोग मेंटेनेंस नहीं करते हैं। वो एक बार जब फायर से एनओसी ले लेते हैं, उसके बाद ना तो एनओसी के लिए दोबारा अप्लाई करते हैं, ना उसको जो है सिस्टम को मेंटेन करते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया, जब हम लोग फायर फाइटिंग करने गए
कि उनके पास एनओसी था, इनिशियली उन्होंने एनओसी लिया था, बाद में एनओसी रिन्यू भी नहीं कराया, और फायर फाइटिंग सिस्टम जो है उनके चालू भी नहीं पाए गए, उनके पंप खराब हो गए थे, रील खराब। तो मुझे लगता है कि ये लॉ से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये इक्विपमेंट आपकी जान के लिए है, आपकी जान को बचाने के लिए है। अगर ये नहीं चलेगा, आप जैसे कि द्वारका की फायर को मैं कोट करना चाहूँगा, इसमें हमारा फायर टेंडर पहुँच गया पर वहाँ पार्किंग थी, वो फायर टेंडर अंदर ही नहीं गया, दरवाज़ा बाहर से बंद था, सिस्टम कोई चल नहीं रहा था, लेडीज़ पैनिक होकर कूद गई, एक की डेथ हो गई, एक की हड्डियाँ टूट गई। तो ये अनलेस हम इसको पब्लिक अवेयर ना हो, हम कितना भी रूल बना लें, पर मुझे लगता है कि हमें जो है मैसिव वो क्या पब्लिक अवेयर चलानी पड़ेगी, और जो है इंस्पेक्शंस करने पड़ेंगे। एक और सवाल ये भी है सर कि जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं इस तरह के, उनके लिए सेफ्टी नॉर्म्स में क्या है, कंपल्शन क्या होती है कि ये इन नियमों का पालन करना होगा, और कितने दिनों पर ये क्लियरेंस उनको लेना होता है? देखिए, जब कोई भी नई बिल्डिंग अप्रूव्ड बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग बनने से पहले उसको हमारे यहाँ ड्राइंग सबमिट करनी पड़ती है बिल्डिंग डिपार्टमेंट के थ्रू। हम उस ड्राइंग को देखते हैं, उसमें सजेस्ट करते हैं आप कहाँ पे सीढ़ी लगाएंगे, कहाँ पे फायर पंप लगाएंगे, कहाँ पे क्या सिस्टम लगेगा। उसके बाद बिल्डिंग बन जाती है, और उसके बाद हम फिर इंस्पेक्शन करते हैं और बिल्डिंग को कहते हैं कि अगर फायर फाइटिंग सामान जो है एज़ पर हमारी गाइडलाइन के हिसाब से लगाया गया है तो उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। हर 5 साल में रेजिडेंशियल बिल्डिंग का इंस्पेक्शन होना चाहिए, और उनको अप्लाई भी करना चाहिए, दोनों हैं। पर ये अभी जो है स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए जो है सिस्टम जो है कई बिल्डिंगों में पाया गया नहीं चलता गया। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने अभी, क्योंकि ये बहुत दुखद घटना हुई है परसों, और हमने द्वारका के लिए सबको जिन जिन हम लिस्ट बना रहे हैं, जिन बिल्डिंगों के एनओसी ख़त्म हो गए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।